हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप सभी बच्चों का फेसबुक लाइव क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी 11th क्लास के सोशियोलॉजी के फर्स्ट यूनिट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट में देख लेते हैं कि फर्स्ट यूनिट में क्या क्या टॉपिक है जिसके बारे में आप सभी को जानना है। तो यहाँ जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, सोशियोलॉजी में दो पार्ट है बच्चों। सबसे पहले यह जान लीजिए, दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में कुछ यूनिट डाले गए हैं। पहले हम पार्ट ए की चर्चा करेंगे, उसके बाद पार्ट बी पे जाएंगे। पहले पार्ट ए में यूनिट 1 को देखते हैं। पार्ट ए में यूनिट 1 में सबसे पहला जो है वह है समाजशास्त्र का परिचय। तो समाजशास्त्र के परिचय में बच्चों यहाँ है, जैसे कि आप देख रहे हैं, सोसाइटी। सबसे पहले हम सोसाइटी को जानेंगे। समाज, सोसाइटी को हिंदी में समाज कहते हैं कि समाज किसे कहेंगे हम। तो ये है। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र का विकास। समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसके पहले हम सोशियोलॉजी नहीं पढ़ रहे थे। एक अलग विषय के रूप में, एक अलग विषय के रूप में सोशियोलॉजी को हम 11th से ही पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसके विकास के बारे में देखेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ। उसके बाद हम देखेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र की प्रकृति और उसका विषय क्षेत्र, यानी कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है और उसकी प्रकृति कैसी है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद इसी यूनिट में समाजशास्त्र का परिचय में ही लास्ट टॉपिक हम देखेंगे रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विथ अदर सोशल साइंस, यानी कि समाजशास्त्र का हम दूसरे सामाजिक विज्ञानों के साथ किस तरह का संबंध है उसके बारे में जानेंगे। तो ये है बच्चों टॉपिक। और इसके अतिरिक्त एक बात और, जैसे शब्द और वाक्य जानने के लिए वर्णमाला का जानना जरूरी होता है, वैसे ही सोशियोलॉजी को जानने और समझने के लिए आगे चल के भी, चाहे आप 12 में जाएं या इसके आगे पढ़ाई करें, उसके लिए आपको ये फर्स्ट यूनिट का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि यह आपको आगे तक एक काम देगा जाएगा। क्योंकि की जानकारी के बिना हम किताब न लिख सकते हैं न पढ़ सकते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि यह कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले बच्चों हम सोसाइटी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम सोसाइटी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम सोसाइटी के बारे में देखते हैं कि सोसाइटी क्या है। जैसे कि आप सभी यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सोसाइटी इसको देखिए। हम सभी रोज अपने बोलचाल की भाषा में समाज बोलते रहते हैं सभी, उसका हम समाजशास्त्रीय अर्थ नहीं समझते हैं, लेकिन हम दिन में कई बार समाज करते रहते हैं कि समाज ये है, समाज वो है, समाज के अनुसार चलो, समाज की सुनो। लेकिन समाज का समाजशास्त्र में समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है ये नहीं पता होगा आप सबको। इसका अर्थ हम समाजशास्त्र में जानने की कोशिश करेंगे कि समाज का समाजशास्त्रीय अर्थ में क्या अर्थ होता है। तो इसमें बच्चों देखिए, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि समाज का हम दो अर्थों में इसको समझते हैं। सबसे पहले तो साधारण अर्थों में, जो कि हम लोग बोल देते हैं कि यह हरिजन समाज है, या यह वैज्ञानिक समाज है, या यह शिक्षक समाज है, ऐसा हम आए दिन बोलते रहते हैं। तो वो हो गया जो कि हम बिन अर्थ को समझे ही ऐसे ही समाज करते रहते हैं। लेकिन दूसरे जो है वह है समाजशास्त्रीय अर्थ, जिसमें कि हम जानेंगे कि समाजशास्त्र में समाज का क्या अर्थ होता है। तो बच्चों, समाजशास्त्र में समाज का अर्थ आप ऐसे समझ सकते हैं कि समाज पारस्परिक संबंधों का जाल होता है, यानी कि समाज में जो जाल होता है संबंधों का, उसी को हम समाज कहते हैं।
संगठन को समाज नहीं कहा जाता है, समाज संबंधों के जाल को कहा जाता है। तो जैसे कि यहाँ परिभाषा देख रहे हैं, समाज के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था को ही समाज कहते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने कहा भी है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो आप बच्चों जाल नहीं समझ रहे होंगे कि ये जाल क्या है। जाल ये कोई चिड़िया पकड़ने वाला या मछली पकड़ने वाला जाल की बात यहाँ नहीं हो रही है। जाल मतलब कि हम लोगों के बीच, हम जहाँ जहाँ जाते हैं, चाहे वह हमारा विद्यालय हुआ या किसी और काम से जहाँ जाते हैं, जिन लोगों के साथ हमारी कनेक्टिविटी बढ़ती है, हम संबंध स्थापित करते हैं, उसी को हम संबंधों का जाल कहते हैं। मानव की जो आवश्यकताएं होती है, वह आवश्यकताएं ही संबंधों को जन्म देती है। तो यह समाज में जो जाल होता है या मानव की जो आवश्यकताएं होती है, वो बहुत तरीके की होती हैं। जैसे कि शिक्षा संबंधी आवश्यकता हो गया, फिर पारिवारिक आवश्यकता हो गया, आर्थिक आवश्यकता हो गया, राजनीतिक आवश्यकता हो गया, धार्मिक आवश्यकता हो गया। तो ये सभी जो आवश्यकताएं हैं वो संबंधों के जाल को जन्म देती हैं। और यह जो जाल है, जैसे कि अब परिवार है, एक परिवार दूसरे परिवार से जोड़ते हैं विवाह संस्कार के द्वारा। शिक्षा का आवश्यकता हो गया, आप सभी छात्र हैं, जैसे कि आप सब जुड़े हुए हैं यहाँ लाइव क्लास से, तो ये भी क्या हो गया, आपकी आवश्यकता हो गई और हमारा आपका संबंध बन रहा है। लेकिन हाँ, ये अप्रत्यक्ष संबंध है, ये याद रखिएगा। इसके बारे में हम आगे चल करके जानेंगे कि संबंध भी दो तरीके का होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ ये अप्रत्यक्ष संबंध हम स्थापित कर रहे हैं, आप लोग और मेरे बीच। तो ये जो और जब आप वर्ग में आकर के पढ़ेंगे सामने, तो वह हो गया प्रत्यक्ष संबंध। तो जो आवश्यकताएं होती है वही संबंधों के जाल को जन्म देती है। शिक्षा संबंधी आवश्यकता हो गया, जो कि आप समझ ही रहे हैं, हमारे और आपके बीच में अप्रत्यक्ष शिक्षा संबंधी आवश्यकता। फिर परिवार जो एक दूसरे से जुड़ते हैं, वो पारिवारिक आवश्यकता हो गया, फिर वहाँ संबंध बनता है। फिर आर्थिक आवश्यकता हो गया, जो कि आपके माँ पापा कहीं भी धनार्जन करने के लिए, अपना जीविकोपार्जन करने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, जो हम धन कमाने के लिए जाते हैं बाहर, तो फिर वहाँ भी हमारा संबंध बनता है वहाँ सारे लोगों के साथ। तो वहाँ जो संबंध बनता है आर्थिक उद्देश्य को लेकर के, उसको बोलते हैं आर्थिक संबंध। आर्थिक संबंधों का जाल वहाँ पर बनता है। फिर राजनीतिक हो गया, राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं वो चुनाव के समय हमसे कनेक्ट होते हैं वोट प्राप्ति के लिए, या फिर हम भी उनसे अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए जुड़ते हैं। तो वह हो गया राजनीतिक आवश्यकता। इसके अलावा धार्मिक आवश्यकताएं भी होती है समाज में, क्योंकि आप सबको पता है कि भारत सांस्कृतिक विविधताओं, धार्मिक विविधताओं वाला देश है। कई धर्मों को मानने वाले यहाँ पे लोग रहते हैं, सांस्कृतिक विभिन्नता यहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर बच्चों जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, उनकी अपनी जो आवश्यकताएं हैं, वे खास करके एक धर्म के लोगों से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं उनसे पूरी होती है। तो फिर वहाँ पर भी संबंध का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि समाज में कितनी सारी हमारी आवश्यकताएं हैं मानव की, और उन आवश्यकताओं के आधार पर ही समाज में संबंधों का निर्माण होता है। और ये अब आप समझ गए होंगे कि जाल क्या है, जाल किसके बारे में, जाल किस लिए उपयोग किया जा रहा है। तो ये हो गया जाल। तो आप सोचिए कि ये जो जाल है ये ऐसे ही नहीं चल रहा है। हमारा समाज कितना सुव्यवस्थित और संगठित तरीके से चल रहा है, जबकि इतना विस्तृत और जटिल जाल है। आज देख रहे हैं वैश्वीकरण का समय है। हम सभी सिर्फ पहले प्राचीन काल की तरह गाँव में ही नहीं रह गए हैं, बल्कि हमारा संबंध गाँव से शहर, फिर शहर से महानगर, महानगर से फिर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लोगों से जुड़े हैं। तो इतने ज़्यादा जुड़ाव के साथ जो हमारे संबंधों का विकास हुआ है, उन संबंधों को कैसे व्यवस्थित तरीके से चलाया जा रहा है, ये आप लोगों
के लिए जानना जरूरी है। समाज में जो संबंध है वह जटिल तो है, विस्तृत भी है, लेकिन वह व्यवस्थित है। संबंध जो है वह जटिल और व्यवस्थित है। तो यह व्यवस्थित कैसे है, जटिल होने के बाद भी व्यवस्थित कैसे है, तो इसके बारे में भी आप लोग आगे चल करके समाजशास्त्र में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए कि समाज में बहुत सारे लिखित और अलिखित कानून होते हैं। फिर क्या होते हैं, लिखित अलिखित कानून होते हैं, सामाजिक नियम होता है, रीति रिवाज होता है, परंपरा होता है, प्रथा होता है, लोकाचार होता है। इन सब के द्वारा हमारे व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है और इसलिए इतना विस्तृत होने के बाद भी, इतनी जटिलताएं होने के बाद भी हम व्यवस्थित तरीके से चल रहे होते हैं और हमारा समाज व्यवस्थित तरीके से संचालित हो रहा है। तो इन सब के बारे में तो समाजशास्त्र में आगे आप लोगों को पढ़ना ही है। बस अभी आप इतना जानिए कि हमारा जो जाल है सामाजिक संबंधों का वह कैसे सुव्यवस्थित और अच्छे तरीके से चल रहा है। तो ये बच्चों समाज के बारे में हो गया। समाज के बारे में आप लोगों को सबसे पहले इसलिए बताया गया है क्योंकि समाजशास्त्र को हम बिना समाज को समझे नहीं जान सकते हैं। इस यूनिट में ही सबसे पहले समाज टॉपिक को लाया गया है। इसको जानने के बाद ही आप समाजशास्त्र को जान पाएंगे कि आखिर समाजशास्त्र हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, यह जानने के लिए। चूँकि समाजशास्त्र में समाज को पढ़ा जाता है तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसके लिए हमको समाज को जानने की ज़रूरत है। इसीलिए हम यहाँ समाज को जान रहे हैं। तो आप सब समझ गए होंगे कि समाज के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था को ही समाज कहते हैं। मैकाइवर एवं पेज ये समाजशास्त्री हैं। समाजशास्त्र का जो अध्ययन करते हैं जो विद्वान, उनको समाजशास्त्री बोलते हैं। तो ये मैकाइवर एवं पेज समाजशास्त्री है। इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब इसके बाद हम देखते हैं समाज की विशेषताएं। ठीक है, ये समाज हो गया कि समाज किसे कहते हैं और ये समाज का परिभाषा हो गया। अब देखते हैं कि समाज की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले समाज की विशेषता जो है उसमें पहला पॉइंट है पारस्परिक जागरूकता। बच्चों, समाज की सबसे पहली और महत्वपूर्ण विशेषता है पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता का मतलब है एक दूसरे के बीच जागरूकता का होना, चाहे वह कैसा भी किसी भी तरीके का संबंध हो या कनेक्टिविटी हो, वह तभी संभव होता है जब जागरूकता हो। तो यह पारस्परिक जागरूकता जो है यह भी, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक संबंध और दूसरा सामाजिक संबंध। भौतिक संबंध और दूसरे सामाजिक संबंध। इसमें देखिए बच्चों, भौतिक संबंध जो होता है वह हो गया जिसमें कि संबंध तो होता है लेकिन जागरूकता का अभाव होता है। जैसे आप देख सकते हैं इस बोर्ड को, ये बोर्ड इस दीवार पे लगा हुआ है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है लेकिन जागरूकता का अभाव है, तो इसलिए इनके संबंध में विकास नहीं हो सकता है और ना ही ये संबंध सामाजिक कहे जा सकते हैं। तो चूंकि संबंध होता है तो दो प्रकार का होता है, एक भौतिक संबंध और सामाजिक संबंध, तो दोनों को जानना जरूरी है। तो भौतिक संबंध का समाजशास्त्र में महत्व नहीं है। हम समाजशास्त्र में सामाजिक संबंध का अध्ययन करेंगे, उसकी बात करेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए यह जानना जरूरी है
कि इस बोर्ड और दीवार का भी संबंध है, लेकिन जागरूकता नहीं है, इसलिए इसका समाजशास्त्र में हम अध्ययन नहीं करेंगे। ये फिजिक्स का हो गया टॉपिक, ठीक है। जैसे कि ये बोर्ड दीवार हो गया, फिर घड़ी दीवार हो गया। घड़ी भी हम क्या करते हैं, दीवार पे लगाते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट तो होते हैं, लेकिन उनमें जागरूकता नहीं होती है, तो वह समाजशास्त्र का विषय वस्तु नहीं है। दूसरे सामाजिक संबंध, तो सामाजिक संबंध में इसी का अध्ययन हम समाजशास्त्र में करेंगे। जैसे कि भाई भाई के बीच, बहन बहन के बीच, माँ बेटा या फिर माँ बेटी का संबंध, या समाज में जो हम दोस्त बनते हैं, एक दूसरे को बनाते हैं, उसमें भी जागरूकता होती है तभी हम दोस्त बन पाते हैं। जागरूकता नहीं होगा तो फिर दोस्त नहीं बन पाएंगे। या फिर जो हमारे पारिवारिक संबंध है उनमें जागरूकता का अभाव होगा तो फिर पारिवारिक संबंध भी नहीं बन पाएगा, वह टूटने के कगार पे आ जाएगा। तो इसलिए जागरूकता का होना बहुत ही जरूरी है, और यह जागरूकता ही इसी का हम अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो इसके दूसरा जो विशेषता है समाज का, वह है समाज में सहयोग एवं संघर्ष। समाज में सहयोग समाज में सहयोग एवं संघर्ष। आप सभी बच्चों हमेशा किसी की सहायता करते होंगे या फिर सहायता लेते भी होंगे, और आप लोगों का झगड़ा भी होता होगा एक दूसरे के साथ में। तो ये सब समाज के आवश्यक तत्व हैं जो कि समाज की विशेषता कहे जाते हैं। तो समाज के लिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है वह सहयोग आवश्यक है, क्योंकि सहयोग से समाज का विकास होता है और समाज में व्यवस्था बना हुआ रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संघर्ष का महत्व नहीं है, संघर्ष का भी महत्व है। लेकिन संघर्ष में वह संघर्ष भी दो तरीके का होता है, प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष। तो प्रत्यक्ष संघर्ष वो होता है जो कि सीमा पर दो देश की सेनाएं एक दूसरे से लड़ रही होती हैं, और फिर जो अप्रत्यक्ष संघर्ष होता है जैसे कि प्रतिस्पर्धा। जैसे आप कंपटीशन में जाते हैं किसी एग्जाम को देने के लिए, वहाँ आपका प्रतिस्पर्धा बहुत सारे छात्रों से होता है, बहुत सारे अभ्यर्थियों से होता है, लेकिन आप सबको वह जरूरी है, आपके विकास के लिए प्रतिस्पर्धा का होना जरूरी है। अगर वह प्रतिस्पर्धा नहीं होगा तो फिर आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो जो अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा संघर्ष होता है वह सही है आप सभी के लिए, और जो प्रत्यक्ष संघर्ष होता है वह सही नहीं है। दो देश की सेनाएं जो है वह सीमा पे लड़ रही हैं, अच्छी बात है, अपने देश को बचाने के लिए लड़ रही हैं, लेकिन नुकसान दोनों को उठाना पड़ता है, तो वह समाज के लिए उतना सही नहीं होता है। और ये जो सहयोग है, सहयोग की बात करते हैं, तो यह भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग। तो इसमें जैसे कि मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलती है, किसी देश का वह प्रतिनिधित्व कर रही होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अगर कोई टीम है जो कि डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व कर रही है, एकजुट हो करके, एक साथ मिल करके, तो वह हो गया प्रत्यक्ष सहयोग। वह व्यक्तिगत भी हो सकता है, सामूहिक भी हो सकता है। जब हम अकेले किसी का सहयोग कर रहे होते हैं तो वह प्रत्यक्ष सहयोग हो गया, जब समूह में कर रहे होते हैं तो वह सामूहिक सहयोग हो गया। लेकिन वह दो तरीके का होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष में तो जो हम सामने कर रहे होते हैं वो हो गया, जैसे कि क्रिकेट टीम को उदाहरण में ले लिए, जो कि अपने टीम का हेल्प कर रहे होते हैं। दूसरा हो गया अप्रत्यक्ष सहयोग। तो अप्रत्यक्ष सहयोग में जैसे कि हम टेलीविज़न देखते हैं या मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं, उस मोबाइल को बनाने में कई कर्मी लगे हुए हैं, उस टेलीविज़न को बनाने में कई कर्मी लगे हुए हैं जो कि एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन वे सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उस मोबाइल को बनाने के कारण।
तो ये हो गया अप्रत्यक्ष सहयोग, यानी कि वैसा सहयोग जो कि हम एक दूसरे को जानते हुए बिना एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो सहयोग करते हैं उसको अप्रत्यक्ष सहयोग बोलते हैं। और वैसा सहयोग जो कि हम एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के साथ मिल करके सहयोग करते हैं उसको प्रत्यक्ष सहयोग बोलते हैं। तो यह समाज की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता हो गई समाज में सहयोग एवं संघर्ष। पहला हो गया पारस्परिक जागरूकता, दूसरा हो गया समाज में सहयोग एवं संघर्ष। तीसरा इसका महत्वपूर्ण विशेषता है, तीसरा है समाज में समानता एवं भिन्नता। समानता एवं भिन्नता। बच्चों, समाज में जिस तरीके से समानता का होना जरूरी है वैसे ही भिन्नता का भी होना जरूरी है। समानता मतलब कि जो एक दूसरे के समान होता है, भिन्नता मतलब जो एक दूसरे से अलग होता है। तो समाज में समानता एवं भिन्नता यह भी समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। और इसमें समानता में हम देखेंगे कि जैसे समानता में हम बच्चों देखेंगे कि जो आर्थिक समानता हो गया, जैसे कि आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर हमारा उद्देश्य एक समान है तो हम आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, संबंध स्थापित करते हैं तो वैसे स्थापित संबंधों को आर्थिक आधार पर, आर्थिक समानता के आधार पर संबंध बोलते हैं, जो कि समानता के आधार पर आधारित होता है। और यह देखा जाता है कि समानता के आधार पर जब उद्देश्य समान होता है तो लोग एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। जैसे छात्र हैं, उनको शिक्षा प्राप्त करनी है, अगर वह उनको 11वीं की शिक्षा प्राप्त करनी है तो 11वीं के बच्चे ज़्यादातर एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं और वे एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो यह समाज की विशेषता है, समानता। दूसरा हो गया भिन्नता। भिन्नता में देखिए जैसे कि समाज में लैंगिक आधार पे हो गया, स्त्री पुरुष हो गए, या फिर हम व्यवसाय के आधार पर जो अलग अलग लोग होते हैं, जैसे शिक्षक जो ग्रुप समूह होता है वह अलग हो गया, वैज्ञानिक समूह अलग हो गया। तो ये व्यवसाय के आधार पर या कार्य के आधार पर भी समाज में भिन्नता का होना आवश्यक है। क्योंकि आप कल्पना कीजिए, जब सिर्फ समाज में सिर्फ स्त्री ही हो या फिर समाज में सिर्फ पुरुष हो या सिर्फ वैज्ञानिक हो या सिर्फ शिक्षक हो तो फिर और सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी। तो समाज में हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समानता और भिन्नता का होना, दोनों का होना जरूरी है। समानता का इसलिए क्योंकि हम मनुष्य को समाज में रहने की आदत होती है, समूह में चलने की आदत होती है, वह अकेले सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। तो इसलिए समानता के गुण के कारण वह लोगों से जुड़ते चला जाता है अपने उद्देश्य की समानता के आधार पे। और भिन्नता, चूँकि हम समझ ही सकते हैं, हमको शिक्षा ग्रहण करना है, शिक्षक के पास जाएंगे, जो वस्तु खरीदनी है तो हम आर्थिक कार्य में जो लगे होंगे, दुकानदार होंगे, उनके पास जाएंगे। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि सामाजिक समानता और समाज में भिन्नता और समानता का क्या महत्व है। चौथा इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है निर्भरता। समाज की चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है निर्भरता। निर्भरता इसलिए क्योंकि मानव एक दूसरे के बिना, एक दूसरे के सहयोग के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता है। जब एक व्यक्ति मानव जन्म लेता है, वह छोटा सा होता है तो वह जैविक प्राणी होता है और वह धीरे धीरे बढ़ता है। उसका जैसे जैसे लालन पालन होता है वह बढ़ता है, उसकी सारी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है
वह किसके द्वारा होता है? परिवार के द्वारा होता है। तो उसकी तो निर्भरता वहीं से शुरू हो गई और उसी निर्भरता के कारण ही उसका विकास संभव हो पाता है। तो उस विकास के लिए वह विकास जो होता है आगे चल करके वह और ज़्यादा उसकी ज़रूरत होने लगती है या उसकी ज़रूरत होती है। जैसे कि बड़ा होने पे फिर वह पास पड़ोस में जाएगा, फिर विद्यालय जाएगा, तो हर जगह से वह हर जगह पर निर्भर होता है। निर्भरता के बिना मानव के व्यक्तित्व के विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अरस्तु ने कहा भी है कि मानव जो है वह सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना मानव की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इसलिए यह जो निर्भरता है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है समाज की। पांचवा इसकी विशेषता है समाज अमूर्त है। समाज अमूर्त है। अब आप सब अमूर्त नहीं समझ रहे होंगे कि अमूर्त क्या है। आप सब अमूर्त नहीं समझ रहे होंगे कि अमूर्त क्या है। तो अमूर्त का तात्पर्य